सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल Z+RT। तो आज हम ये चैप्टर करने जा रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। तो आज हम SST के इस चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे चैनल Z+Artist पे और हमारी और भी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस। चलिए अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हमें पहले इसका नाम समझ लेना चाहिए कि कुछ भी चीज़ करने से पहले हम उसका टाइटल समझते हैं। तो इसका जो टाइटल है वो हम समझ लेंगे। इसका टाइटल है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। राष्ट्रीय क्या होता है? राष्ट्रीय इसका मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय शब्द का राष्ट्रीय शब्द जो है उसका मतलब है, यानी कि पहले जो आंदोलन होते थे वो बहुत सारे छोटे छोटे गाँव में होते थे, मेरठ जैसे इलाकों में होते थे। अब वो पूरे राष्ट्र के तौर पर आंदोलन होंगे। और 1857 से 1947 के बीच के दशक, यानी कि इसमें जो क्रांति हुई उनके बारे में हम जानेंगे। इसमें ही गांधी जी आते हैं। और ये देखिए आप क्रांति का ये भी देख सकते हैं, इसमें कितनी ज़्यादा क्रांति हो रही है। सारे लोग वहाँ पर पानी ये जो भी उड़ रहा है गिर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि अब हम पहले जान लेते हैं, जैसे कि हम टाइटल ही पहले जानते हैं, तो अब हम इसमें ये जानेंगे कि राष्ट्रवाद आखिरकार होता क्या है। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद यानी कि देशभक्ति, यानी कि राष्ट्र हमारा है, देशभक्ति की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ओके, राष्ट्रवाद का उदय। अब हम आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए वश कर दिया था। अब यहाँ पे एक वर्ड का यूज़ किया गया है, आप देखेंगे तो उपरोक्त बदलाव। अब ये बदलाव कौन से? ये बदलाव है 1857 की क्रांति के। 1857 की जो क्रांति, इन सब के बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल सोचने के बारे में वश कर दिया। क्या? यह देश क्या है, किसके लिए? देखिए यही देशभक्ति की भावना है, यही देशभक्ति की भावना, यही राष्ट्रवाद है। इन सब का जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब यह है कि जनता। भारत क्या है? भारत यहाँ रहने वालों, किसी भी वर्ग, जाति, पंथ, भाषा, जेंडर के तमाम लोगों का घर है। यह देश, इसके सारे संसाधन, इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधन व यहाँ के लोगों के लिए जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं। जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का भारतीय का नहीं होता। तो भारतीयों को पूर्ण रूप से बात समझ में आ चुकी थी कि अंग्रेज जो है उन्होंने हमारे भारत पे कब्जा उतार रखा है। भारत हमारे लिए है, बल्कि इसका दुरुपयोग अंग्रेज कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं कि जब ऐसा हुआ तो कुछ लोग जो थे जिन्होंने अपनी सभा बनाई, यानी कि सभा बनाई, जैसे कि पुणे सार्वजनिक सभा। पुणे सार्वजनिक सभा के अगर आप नाम पर गौर से देखेंगे तो सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों के लिए, सबके लिए। यानी कि सार्वजनिक मंदिर हो सकते हैं, सार्वजनिक मस्जिद हो सकती है, यानी कि साझा संपत्ति संसाधन हम इसे कह सकते हैं। साझा संपत्ति संसाधन अगर इस संसाधन के रूप में होता। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों से काम करते थे। हाँ, तो गाइस हम सब लोगों का सबके लिए, यानी कि सार्वजनिक सभाएं बनाई गई थी, सबके लिए कहा जाता है, पर ये किसी खास काम पर ही, किसी खास मुद्दे पर ही कार्य करती थी। अब यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे एक बात है, ये जो कहते थे हम संप्रभु होना चाहते थे। संप्रभु का मीनिंग क्या होता है वो यहाँ पे आपको साफ साफ दिया गया है। बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता, यानी कि बाहरी हस्तक्षेप के बिना, जैसे कि अगर भारत में कोई भी किला कुछ भी बनाना हो तो बाहरी हस्तक्षेप के बिना, यानी कि बाहर की किसी अनुमति के बिना हम अपनी कोई भी चीज़ कार्य कर लें, बिना किसी अनुमति, बिना किसी हस्तक्षेप के बिना, तो वो होता है संप्रभु। यानी कि यानी कि अपना, और प्रभुता यानी कि अपना ही राज्य, स्वराज। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहीं से। अब आप एक बात पे गौर कीजिए, मैं आपको एक बात समझाने जा रहा हूँ। यदि कल को मान लीजिए आपके हो ना हो, आपके घर पे कल को चोरी हो जाती है या चोर अटैक कर देते हैं, तो आप क्या करेंगे? कुछ दिनों बाद अपनी घर की जो सिक्योरिटी होती है वो बढ़ाएंगे, उस पर घर पे अच्छे से ताले वाले लगाए गए सोई करेंगे, या वहाँ पे कुछ चौकीदार खड़ा करवाएंगे। मतलब आप सीधी सी बात है, सिक्योरिटी खड़ा करेंगे। तो अगर हम सेम बात ऐसे अंग्रेज़ों के साथ लें, अंग्रेज़ों पर जब 1857 की क्रांति हुई थी तो अंग्रेज़ जान चुके थे कि अगर इनके हिंदुस्तानी के बस में हो तो हमें यहाँ से हमारी नींव तक भी उखाड़ सकते हैं। तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसी सिक्योरिटी रखी अपने लिए। ये सिक्योरिटी जरूरी नहीं है कि तालों के रूप में हो, जरूरी नहीं है किसी सैनिक के रूप में हो, ये सिक्योरिटी हमारे एक्ट के रूप में सामने आई। किसके रूप में? एक्ट के रूप में। ये एक्ट पारित करते थे, उनमें से हम अब एक्ट के बारे में, उन्हीं एक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि लॉ, ओके, कानून। अब हम जानते हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। हम 1878 के दशकों में ओके शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा हुआ, गहरा हो गया था। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया। देखिए ये पहला एक्ट का था,
देखिए, पहला एक्ट जो हमें हिंदुस्तान को बाध्य करने का दूसरा तरीका था, क्योंकि आप जानते होंगे जो ये 1857 की क्रांति थी, इसमें हमारे लोगों ने बहुत सारे हथियार उठाए थे, तो उन्होंने पहले हमारी हथियार उठाने वाली चीज़ को ही मना किया। तो मतलब कि 1878 बिल्कुल। देखिए अब यहाँ से एक और, अगर आपको इसे याद रखना है, इस एक्ट में जो था ना, अपने हमारे से हिंदुस्तानियों से हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था उसी साल वार्नाकुलर। अगर आपको इस एक्ट को याद रखना है, ये तो आप 1878 याद रख सकते हैं, पर अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके अंतर्गत हमें हथियार रखने को मना किया गया था, तो आप एक बार और इससे इसको याद करने की बहुत ईजी ट्रिक है। जैसे इसका नाम आर्म्स है, आर्म्स मतलब आर्म मतलब होता है आपका कंधा। तो आप अगर कंधे से आप बंदूक चलाएंगे ना, तो कंधे पे तो रख के चलाते हैं, तो आर्म्स एक्ट, यानी कि आर्म पे रख के बंदूक, और बंदूक ना चलाने का, हथियार ना उठाने का आर्म्स एक्ट। ओके, आप ऐसे इसे याद रख सकते हो, बहुत अच्छी ट्रिक है। और इन्होंने एक और एक्ट पारित करने की कोशिश की थी, वो था वार्नाकुलर। आपने वर्ड, अगर आपको याद हो अभी तक, आपने वर्ड एक और जगह सुना था, ये आपने सुना था देश जनता को सभ्य बनाने वाले चैप्टर में वार्नाकुलर का मीनिंग क्या होता है। मैं आपको ये समझाता था, वार्नाक्यूलर। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो इस एक्ट का मेन पर्पस और इस एक्ट में क्या था ये भी समझ आ जाएगा। वार्नाक्यूलर, ओके, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, वार्नाक्यूलर होता, वार्नाक्यूलर लिख दिया। ओके, वर्नाक्यूलर, हाँ, वर्नाक्यूलर एक्ट में क्या था, इसमें आप वर्नाक्यूलर होता क्या है, जैसे कि आप मानते हैं भारत में कौन सी भाषा, भारत का मुख्य भाषा कौन सी है, भारत की मुख्य भाषा कौन सी है, तो आप कहेंगे सर हिंदी। क्या है? हिंदी। पर यहाँ पे हिंदी यहाँ की मुख्य भाषा, पर यहाँ के बहुत सारे जिलों में, अगर आप बिहार में जाएंगे तो वहाँ की भाषा क्या आएगी, बिहारी। छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ी, राजस्थान में राजस्थानी। जो एक मेन भाषा के अलावा भी एक देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, वही सारी भाषाएं वर्नाक्यूलर भाषाएं कहलाती हैं। अब यहाँ से समझते हैं। और सेम इस तरह का एक्ट भी था, वर्नाक्यूलर एक्ट। प्रेस एक्ट भी पारित किया गया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, जिसमें सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सकता था। यानी कि जब जो ये हमारा हिंदुस्तान था ना, आधे ज़्यादा लोग बाग 1857 की क्रांति में एक मोटिवेशन से आए थे। किससे? मोटिवेशन दिया गया था। अब मोटिवेशन जब तक कोई टीवी, मतलब टीवी चलते थे बट इतने ज़्यादा अमीर लोगों के पास होते थे, तो रेडियो होते थे, वो भी ढंग से नहीं चलते, तो मोटिवेशन कहाँ से मिला लोगों को? जाहिर सी बात होगी न्यूज़पेपर से। और न्यूज़पेपर में कैसा मोटिवेशन, जैसे कि हमने न्यूज़पेपर से मिला, और न्यूज़पेपर की बड़ी अहम भूमिका रही थी। तो उस न्यूज़पेपर में अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत, अंग्रेज़ों ने क्या क्या भारत का नुकसान किया उसके बारे में लिखा हुआ था। अंग्रेज़ों ने भारत का नुकसान क्या क्या किया, अंग्रेज़ कितना पीड़ा, कितना तंग करते हैं भारतीयों को, ये लिखा हुआ था उसमें। कि अंग्रेज़ों से हम बदला लेंगे, ये लिखा होता उसमें। जितने भी आंदोलन होने के वो होते थे कि कहाँ पे आंदोलन कैसे होएगा, आंदोलन के बारे में लिखा होता था, आंदोलनों के बारे में लिखा होता था। अंग्रेज़ों की आलोचना की जाती थी, आलोचना। तो इससे लोगों में अलग ही मोटिवेशन फैलता था। क्या फैलता था? मोटिवेशन अलग ही फैलता था कि अंग्रेज हमारे साथ बुरा करे तो हमें उनसे बदला लेना चाहिए, हमें अंग्रेजों को देश से खदेड़ के फेंक देना चाहिए। तो अंग्रेज जान कहते, अंग्रेजों को बेशक आप एक बात भी समझिए, अंग्रेज को हिंदी नहीं आती थी, या हिंदी अगर वो सीख भी ले, तो अंग्रेज जो थे इतनी सारी भाषाएं नहीं सीखते, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, मैक्सिमम बहुत सारी भाषा बोलता है, बिहारी, ये बहुत सारी भाषाएं हैं। तो अंग्रेजों को ये सारी भाषाएं नहीं आती थी, तो वो न्यूज़पेपर में इन्हीं भाषाओं में छपाते रहे, तो उन्हें समझ भी नहीं आती। तो उनके लिए उन्हें वो एक आदमी रखते थे जो उन्हें बताते कि आज आपके बारे में छपा है। तो उन्होंने एक एक्ट ही पारित कर दिया इस सब की जगह, जो था वर्नाक्यूलर एक्ट। अब देखो, अंग्रेजों ने हमने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम एक्ट से पारित कर रहे हो। फिर 1883 में एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया गया। अब प्रयास किया गया, और आप मानेंगे नहीं, ये एल्बर्ट बिल लागू अंग्रेजों ने प्रयास किया था, यानी कि अंग्रेज एल्बर्ट बिल, ये हमारे फायदे का बिल था, एल्बर्ट बिल, पर इसे पारित नहीं होती। तो इससे हमें पता लग गया तो साफ साफ कि अंग्रेज सिर्फ हमारे नुकसान के लिए एक्ट पारित कर रहे हैं, ना कि देश की वृद्धि के लिए। तो एल्बर्ट बिल में क्या था? एल्बर्ट बिल में ये था, उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, जैसे कि जो हमारा न्याय कोर्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ ना हिंदुस्तानी जो जुल्म करेंगे उनको सजा ना दे, बस सिर्फ और सिर्फ वो अंग्रेज अगर कोई जुल्म करता है तो उन्हें भी वो दे पाए सजा। बल्कि अब अंग्रेज शासन में ये चलता था कि जो अंग्रेज जुल्म करेंगे उन्हें सिर्फ और सिर्फ यूएसए का कोर्ट, यानी कि लंदन का कोर्ट ही सज़ा दे पाएगा, उन्हें ये वाला कोर्ट सज़ा नहीं दे पाएगा, बल्कि ये दोनों को दे सकता था, पर ये सिर्फ एक को दे सकता था। देखिए ये कितना बेकार कर रखा था सिस्टम। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना हमने समझ लिया इसमें, इस चैप्टर में इतना, इस चैप्टर कह रहा हूँ, इस टॉपिक में इतना ही था, राष्ट्रपिता में। अभी हम थोड़ा सा और बच रहा है, उसे हम पूरा करते चलिए।
देखिए, अब मैंने जैसे आपको बताया, अब यहाँ पे देखा जाता है कि कुछ लोग थे जो मानते थे अंग्रेज को कि वो कानून की मानने वाले हैं, उनके लिए हमें पढ़ लिखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर वो एक्ट के तहत ही उन्हें जेल में डाल दिया करते थे कि तुमने ये करा, तुम पे एक्ट लग गया। तो लोगों ने सोचा हमें एक पढ़े लिखों के समूह की आवश्यकता होगी, तो इस समूह को हम एक नाम से जान सकते हैं, कांग्रेस। ये एक समूह बना कांग्रेस, जो कि पढ़े लिखों का समूह था। कब बना, कौन बताएगा कब बना? ये बना था 1885 में। 1885 में 72 लोगों के प्रतिनिधित्व में। प्रथम नेता दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और फिर फिरोज शाह मेहता भी आए, जो कि प्रचारक थे। क्या थे? प्रचारक। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पढ़ लिखे भारतीयों का अकेले समूह 1880 इसको महसूस होने लगा, परंतु इल्बर्ट बिल विधेयक, और ये कहाँ बना था? कहाँ बना था? बिहार। ये बना था बम्बई में महाजन सभा करके बना था, जिसके प्रथम नेता फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, यही हो सकते हैं, मान सकते हैं। चलिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे दादा भाई नौरोजी की फोटो दी गई है। दादा भाई प्रथम नेता थे कांग्रेस के। चलिए, अब आगे बात करते हैं। अब हम अगर आप देखेंगे, पहले हम इस टॉपिक को समझते हुए उभरता हुआ राष्ट्र से हम पहले समझते हैं मध्य मार्गी। मध्य मार्गी क्या होती है? मध्य मार्गी आप ऐसे समझ सकते हैं, आप किसी इंसान को बोलते हैं ना कि ये तो एक ऐसा इंसान है, इतनी ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से भी एक बीच का रास्ता निकाल लेता है। क्या निकाल लेता है? एक बीच का रास्ता निकाल लेता है। तो आप उसे, तो आप अगर आप इसे कांग्रेस को समझ सकते हैं। तो इतनी सारी जब चीज़ें थी, मध्य मार्ग की बातें थी। तो जब दो ही मार्ग हुआ करते थे, क्या मार्ग होते थे? जब दो, या तो अंग्रेज़ों से भिड़ लो, या तो अंग्रेज़ों से भिड़ लो, यानी कि या तो उनको मारो या आंदोलन करो उनके खिलाफ, या तो ये कर लो, या तो उनके काबू में आ जाओ, यानी कि उनके क्या कह सकते हैं हम, उनके काबू में आ जाओ, उनके गुलाम बन जाओ। और कांग्रेस इन दोनों रास्तों को छोड़ के एक मध्य मार्ग अपनाया, जो उनका मार्ग था कि अंग्रेज़ों को हम मध्य मार्ग, यानी कि शांति के मार्ग से हम उन्हें डिजर्व करेंगे, शांति। ना हम उनके गुलाम बनेंगे, ना हम उनको मारेंगे, हम शांति के करेंगे। कांग्रेस एक फैक्ट मानती थी कि जो अंग्रेज है वो अपने कानूनों की बड़ी ज़्यादा वो करते हैं। अगर हम कानून के हिसाब से उनसे मांग करेंगे तो हमारी अवश्य मांग पूरी करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे आ जाते हैं उभरता हुआ राष्ट्र। आवाज़ उठाई कांग्रेस का आग्रह था कि परिषदों में। अब देखिए, कांग्रेस के यहाँ पे उभरते हुए राष्ट्र टॉपिक में सिर्फ ये बताया कि कांग्रेस की क्या क्या मांगी थी। जो हमारी नई पार्टी बनी थी मध्य मार्ग की, उसकी मांगी क्या क्या थी। अब एक बार इसे क्लियर करना पड़ेगा। ओके, क्लियर तो करना ही पड़ेगा, बहुत गंदा हो लिया। ओके, मध्य मार्ग की पार्टी थी कांग्रेस, क्लियर करना नहीं आ रहा। ओके, चलिए, अब हम और आगे बढ़ेंगे आपसे। यहाँ पे कांग्रेस की मांगे बताई गई हैं। इस दौरान कांग्रेस ने भारतीयों को ज़्यादातर आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था, देखिए यहाँ से मांग बताई गई है कि विधान परिषदों में भारतीयों को जगह दी जाए और ज़्यादा अधिकार दिए जाए, और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं है वहाँ उनका गठन किया जाए। इन कांग्रेस की क्या मांग थी? पहले कि भारतीयों को जो विधान परिषदें थी उनमें ज़्यादा जगह दी जाए, और जिन इलाकों में परिषदें नहीं है उनमें परिषदों की स्थापना की जाए। अब हम और भी मांग को देखते हैं इनमें। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का हिस्सा थी, कि जब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर, यानी कि एक इन्होंने मांग की किस चीज़ की, एक इन्होंने मांग भारतीयकरण की, यानी कि इंडियनशिप। क्या? अगर आप मान लीजिए देश है हमारा ये, इसमें एक व्यक्ति काम करता है, उसे सैलरी मिलती है, वो यहीं पे ही अपना किसी सब्जी वाले से उसकी पत्नी चीज़ें खरीदती, तो देश में तो देती है पैसे, यहाँ से आता है वो देश में आता है, हिंदुस्तान में घूमते रहता है, यानी कि पैसा रिसाइकिल होता रहता है, हिंदुस्तान में घूमता रहता है पैसा, देश से बाहर नहीं जाता। और जब ये अंग्रेज थे तो आधी ज़्यादा हमारी इनकम देश से बाहर जाती थी, क्योंकि क्या होता था हमारे देश में, जो ये अंग्रेजों के फौजी, जो अंग्रेजों के EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे, उन्हें सैलरी मिलती है हिंदुस्तान से, वो अपनी सैलरी भेजते कहाँ पे? अमेरिका में, अमेरिका कह रहा हूँ, लंदन में, जहाँ से वो रहते अपने परिवार को भेजते। तो भारत का आधे से ज़्यादा आय का स्तर नीचे गिर चुका था उस ज़माने में, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो अपना सारा आय का स्तर बाहर भेजते थे। तो इस वजह से हमारा आय का स्तर बहुत नीचे गिर चुका था, और सारा पैसा बल्कि लंदन में जा रहा था। तो इस वजह से भारतीयकरण की मांग की जा रही थी कि जितनी बड़ी बड़ी पोस्टें या बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उन सब पे भारतीयकरण की ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय होनी चाहिए अंग्रेजों के मुकाबले। और जब ऐसा नहीं था, जब तो सारे बड़े पदों पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का हक होता था।
चलती है। एक तो कांग्रेस ने भारतीयकरण की मांग की। शुरुआती सालों में उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश की वजह से गरीबी अकाल पड़ता, तो अंग्रेजों ने ऐसे ही किया, उन्होंने बहुत सारे इन पे ब्लेम डाले और ये सच ब्लेम थे, कोई झूठ ब्लेम नहीं थे। यहाँ पे यही इन अंग्रेजों की यहाँ पे कांग्रेस की मांग बताई गई। हम जल्दी चैप्टर को करना चाह रहे हैं कंप्लीट, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है और हम अच्छे से एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ पे एक टॉपिक आता है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये एक नारा है जिसे किसने 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 मारता से बाल गंगाधर तिलक ने इस नारे को कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये वो पूरा नहीं है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अब हम इस वाले टॉपिक में हम समझेंगे कि हमारा जो पहला आंदोलन हुआ था इसी के बीच में, अब हम उस आंदोलन पर जाने वाले हैं। हम चलिए अब देखिए, जब ये कांग्रेस थी, मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो थी ऐसी बात जो अंग्रेजों को मानती थी कि हाँ वो कानून मानते हैं, कानून के हिसाब से चलेंगे, अगर हम उन्हें कानून के हिसाब से बोलेंगे। पर हाँ, जब ये जो थी ये कांग्रेस थी नरमपंथी, और जब ये कांग्रेस टूट गई थी, मतलब कांग्रेस में बहुत सारे अलग होते गए इनसे, जो कि आलोचकवादी बने, आलोचकवादी, आमूल परिवर्तनवादी। इनमें आप बहुत सारों को ले सकते हैं जो कि गर्मपंथी थे। अब कांग्रेस दो भागों में टूट चुकी थी, आप ले सकते हैं कांग्रेस जो थी वो दो भागों में टूट चुकी थी। किन किन में? नरमपंथी, गर्मपंथी, नरमपंथी और गर्मपंथी में टूट चुकी थी कांग्रेस। अब हम आगे बढ़ते चलिए। ये रहे हमारी बाल गंगाधर श्री तिलक जी हैं, जिनका मैंने आपको कहा था, जिन्होंने नारा दिया था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए, अब 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। अभी बंगाल का विभाजन क्यों किया था मैं आपको जल्दी एक्सप्लेन करूँगा क्यों किया था। क्योंकि ये जो बंगाल में उस टाइम पे बहुत सारे नेता वेता उठ रहे थे, ये इतने सारे इनके आंदोलनकारी उठ रहे थे जो इनको गलत कहते थे कि अंग्रेज़ों ने हमारा पूरा बंगाल का वो कर दिया, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने भारत पर कब्जा कर लिया, तुमने भारत का बुरी इकोनॉमिक चीज़ें बिगाड़ दी। तो अंग्रेज़ ने सोचा जब ये एक बढ़िया आंदोलन जब भी बढ़ सकता है जब उनमें एकता हो, आप मानते होंगे एकता हो, तो इन्होंने सोचा कि अगर हम इनमें से एकता ही ख़त्म कर दें तो एक अच्छा आंदोलन रहेगा। तो अंग्रेज़ों ने हमें कुछ और कारण बताते हुए इनमें क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। तो अभी ज़्यादा सिटीजनशिप वाले इधर, यानी कि अब इनमें एकता नहीं रही थी, अब ये इधर आ गए थे, तो बंगाल का विभाजन कर दिया। इन्होंने कुछ और कहा था, इन्होंने ऐसे ही कह दिया प्रजा की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी है, ये बात कही थी इन्होंने। और बल्कि हम जानते थे यहाँ इसका असली रीज़न नहीं है, ये इसका असली रीज़न नहीं है, बल्कि इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इसका विभाजन किया है। अब जब लोगों को ये पता लगा तो लोगों ने अपना पहला आंदोलन छेड़ दिया। लोगों ने जगह जगह से आंदोलन छेड़ा गया। देखिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जगह जगह से आंदोलन हुए, जगह जगह से बहुत सारे आंदोलन हुए। लोगों ने आंदोलन छेड़ा अपना, जिस आंदोलन को हम नाम दे सकते जो कि इसके खिलाफ हुआ था, ये था स्वदेशी आंदोलन था। पर इसे आंध्र प्रदेश के डेल्टा में वंदे मातरम आंदोलन के नाम जाना जाता है। किसने क्या नाम था इसका? स्वदेशी आंदोलन, जिसको हम आंध्र प्रदेश के डेल्टा में आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्रों में से स्वदेशी वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, वंदे मातरम आंदोलन। तो देखिए ये आपको भीड़ दिख रही है ना, सारी वंदे मातरम या स्वदेशी आंदोलन में जाती हुई दिख रही है आपको। ये देखिए इतनी सारी भीड़। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके मैंने शायद पीछे कुछ छोड़ दिया, नहीं छोड़ा। चलिए हाँ चलिए यहाँ पे हमें, और इसी बीच जब कांग्रेस बनी थी तो यहीं पे जो कांग्रेस बनी तब एक और नई पार्टी बनी थी, इसका नाम था मुस्लिम जमींदारों ने बिहार एक समूह में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। एक पार्टी बनी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, AIML जो पार्टी बनी थी मुस्लिम लीगों की थी पार्टी थी। मतलब ये मानते नहीं थे शुरू में, पर एंड में मानने लग गई थी हम मुस्लिमों का सिर्फ एक लीडरशिप करते हैं मुस्लिमों की। ओके ये ढाका में बनाई गई थी। इसकी भी कुछ मांगी थी, जिसकी कांग्रेस की कुछ मांगी थी। इसकी सिर्फ मांगी थी जो विधान परिषद है उसमें कुछ सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व्ड होनी चाहिए, यानी कि कुछ सीटें हमारी मोमडन्स के लिए रिजर्व्ड होनी चाहिए। और इनके लिए उन्होंने बड़ा ही गलत तरीका अपनाया।
ये मानते थे, जैसे कि हर कोई कांग्रेस मानते थे कि जो वो अंग्रेज हैं वो कानून की व्यवस्था के हिसाब से चलते, तो हम कानून के दायरे में रहकर उनसे सारे मांग करेंगे। और ये मानते थे अगर हम अंग्रेजों का साथ देंगे हर चीज़ में तो हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरा करेंगे। और गाइस, आप मानेंगे ना माने, ऐसा हुआ भी। और ये बात हमें सामने आती है कि बंगाल के विभाजन में उन्होंने ऐसा करा भी। AIML पार्टी ने बंगाल विभाजन में ऐसा किया, क्योंकि जब बंगाल विभाजन हुआ तब जितनी भी देश में कोई भी जितने सारे सभाएं थी उन सब ने इसका विरोध किया। एक सिर्फ और सिर्फ इसका विरोध नहीं किया, इसका सहमति दी। AIML ने इसकी सहमति दी थी। इनकी मांग मैंने आपको बताई थी कि इन्होंने सिर्फ विधान परिषद, उसके बाद आप माने ना माने 1907 में कांग्रेस टूट गई। 1909 में, हाँ 1909 में इनकी मांग मान भी ली गई थी अंग्रेजों की तरफ से कि इनको कुछ सीटें इनको रिजर्व की गई थी मुस्लिम को, क्योंकि वहाँ से सिर्फ मुस्लिम खड़े हो पाएंगे। ओके, हम यहाँ पे और आगे बात करते हैं कि अब हम देख सकते हैं, अब आप 1907 में कांग्रेस टूट चुकी है। 1907 में कांग्रेस टूट चुकी है। 1915 में दोनों ने एक और बार वो हाथ मिला लिए, तो उन्होंने बड़े सब कुछ किया। तो चलिए वो आगे बढ़ते हैं। जन राष्ट्रवाद का उदय। अब आप देखते हैं जन राष्ट्रवाद का, यानी कि अभी तक आप देखेंगे अभी तक ये सभाएं बन रही थी, ये सबका लोगों के इकट्ठे बन के मुद्दे अलग थे। अब लोग भी उठ के आने लगे थे, जन राष्ट्रवाद का उदय। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, उसमें बस लोग उठ के ऐसा ही, मैं आपको बता देता हूँ लोग को इतना ज़्यादा अब जाके एहसास कैसे हुआ, क्योंकि अब इसी बीच हमारी जो था ना वर्ल्ड वॉर हुई, वर्ल्ड वॉर। ओके, वर्ल्ड वॉर हुई। इसके बीच में हमारे भारत का जो इकोनॉमिक सिस्टम था बहुत जल्दी से नीचे गिरा, क्योंकि हमारी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और ये बहुत जल्दी से नीचे गिरा, जिससे कि हमारे बहुत सारे किसानों पर दबाव दिया गया। और व्यापारी जो होते थे, जो अंग्रेज व्यापारी थे, उनकी वृद्धि हुई, क्योंकि चीज़ों का दाम बढ़ा था जब, तो इस वजह से लोगों और किसानों को बहुत ज़्यादा कष्ट सहना पड़ा। तो इस वजह से लोगों में भी अंग्रेजों के खिलाफ दोष और क्रोध उत्पन्न हुआ। और वही क्रोध अब जाके एक क्रांति का रूप लेने वाला है। देखते हैं बाबा। जन राष्ट्रवाद का उदय, कुछ ज़्यादा आगे लगता है। हम जन राष्ट्रवाद का उदय में हम ये समझते हैं कि क्रोध उत्पन्न हुआ था, जिसमें आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं महात्मा गांधी का आगमन। अब महात्मा गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में एक अहम भूमिका निभाई है, जो हिंसा के विरोधी थे और हिंसा के पुजारी भी उन्हें कहा जाता है। अब उनके आगमन, उनका जो भी इस आंदोलनों में जो भी उनका लीडरशिप रही है, वो उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चलिए जल्दी शुरू करते हैं हम। आप इसको अगर एक स्टडी के रूप में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने बहुत हार्ड होगी, पर अगर आप एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे लाइक अ स्टोरी, तो आपको बड़ी जल्दी समझ में आएगी और बहुत अच्छे से अगर इंटरेस्ट आएगा तो बहुत बढ़िया दम से समझ में आएगी। मैं वादा करता हूँ आप टॉप मारेंगे क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। इन्हीं हालातों में गांधी जी एक जननेता के रूप में आए। मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 46 साल के थे गांधी जब आए। 1915 में आए थे। दक्षिण अफ्रीका से आए थे वह 1915 में तो दक्षिण अफ्रीका से आए थे। अब आपको मैं एक बात बताऊंगा, आप जब भी किसी नए प्रदेश में जाते हैं, किसी भी नए कहीं जाते हैं, तो आप पहले वहाँ के लोग वाग के बारे में जानते हैं। इसलिए गांधी जी ने भी ऐसा किया। जब वे आए थे तो उन्होंने 1 ईयर यहाँ पे घूमे, उन्होंने देखा कि हमारे देश की अब क्या हालत हो रही है, कैसे अंग्रेजों ने कर दिया हाल। इसी बीच वे 1918 में उन्होंने अहमदाबाद के मिल मजदूर की भी सहमति दी थी। और इसी बीच में राजेंद्र प्रसाद से मिले थे, जो कि हमारे देश के प्रमुख राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। और द स्टील मैन ऑफ इंडिया, क्या कहते हैं, हाँ एक सेकेंड, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले थे इसी बीच में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ पे अब हमारे जो गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन है, वो उनकी लिस्ट शुरू होने वाली है। अब मैं आपको इन सबको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा जल्दी से। चलिए, पहला रोलर सत्याग्रह, इसके बारे में बताऊंगा आपको। रोलर सत्याग्रह क्या है? रोलर सत्याग्रह के अंदर हम ये समझ सकते हैं कि जब अंग्रेजों ने देखा था कि हमारे खिलाफ आंदोलन हुआ, तो उन्होंने सोचा जब ये आंदोलन करते तो एक से दूसरे तक कम्युनिकेशन होता है, बातें फैलती है, तो उसको ना फैलने के लिए इन्होंने कानून लागू किया था 1919 के दौरान, जिसमें कि रोलर सत्याग्रह था। और इसमें जो लोग थे उन्हें कम्युनिकेशन करने से मना कर दिया, यानी कि एक ग्रुप में कभी कोई बात नहीं कर सकता, बहुत सारे ग्रुप होगा
तो वो उन्हें जेल में डाल देंगे। तो ये था रोलर सत्याग्रह। इसके खिलाफ ये कांड क्या होता है 1919 में। इसमें गांधी जी ने इसके खिलाफ 13 अप्रैल, इसमें 13 अप्रैल, ओके एक सेकेंड, ठीक है। और गांधी, एक सेकेंड, 13 अप्रैल नहीं, हाँ 6 अप्रैल को गांधी जी ने इसके खिलाफ एक अहिंसक विरोध दिवस भी बनाया था। अप्रैल में इसके खिलाफ अहिंसक विरोध दिवस, क्या भला, मैं आपको इधर हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 6 अप्रैल को अहिंसक विरोध दिवस भी मनाया था गांधी जी ने इसके खिलाफ। अहिंसक विरोध दिवस अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन हड़तालें की गई थी 13 अप्रैल को, 6 अप्रैल को। हाँ, आप सोच रहे होंगे मैं इतनी बार 13 अप्रैल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 13 अप्रैल को बहुत दुखदजनक घटना हुई थी। वह घटना यह थी कि उस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था, जिसमें सैकड़ों पंजाबियों की मौत हो गई थी। यानी कि मौत तो कहना बहुत ही शर्मनाक बात होगी। उनका वो वीर गति को प्राप्त हुई थी, यानी कि वीर गति को मान सकते हो। वो जब भी वहाँ पर डटे रहे और उनकी वैसे कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ बैसाखी के मेले में आए हुए थे और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए थे 13 अप्रैल को। और इसी बीच में इसी आक्रोश में इससे बहुत ही दुख हुआ था सबको। और इसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बड़ा ही आक्रोश होता। चलिए रोड सत्याग्रह की पूरी कहानी थी, इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, अब हम इसको भी यहीं पे समझा देते हैं, आपको ज़्यादा नहीं है इसमें भी। खिलाफत आंदोलन नया टॉपिक चल रहा है आपका। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन में एक खलीफा था, एक देश, उसका राजा था ये। इस पर बहुत बड़ी संधि थोप दी थी अंग्रेज़ों ने। उसका ये निर्वाचन करने के लिए मुस्लिमों ने ये आंदोलन किया था। इसमें गांधी मिल गए थे। गांधी ने सोचा कि समानता बन रहेगी, तो इसमें आंदोलन किया। और जो हम समझते हैं असहयोग आंदोलन, इसमें सहयोग नहीं किया गया था, यानी कि कोर्ट में जो वकील थे वो वकील बन के नहीं गए। पुलिस में जो छोटे छोटे पदों पर हमारे लोग होते थे वो पुलिस में नहीं गए, मतलब काम पे नहीं गए थे। और जो स्टूडेंट थे उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था। जो किसान थे उन्होंने खेती करनी छोड़ दी थी कुछ दिनों के लिए। और पर बेसिकली इससे हम पे ही ज़्यादा प्रभाव हुआ, इससे उल्टा, यानी कि हमारी बेकार प्रभाव हुआ। हम अंग्रेज़ों को बिगाड़ना चाहते पर हमारे ही बिगड़ गया इससे बहुत कुछ। तो ये 2 आंदोलन थे। लोगों की पहल कदमी, इसमें हम लोगों ही बसाते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको मैं इम्पोर्टेंट बढ़ा देता हूँ। जनता के महात्मा, इसमें भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जनता के महात्मा थी यहाँ पे। आप सोचेंगे जब कोई आदमी इतना सब कुछ करने लगे तो जनता उसे अपना महात्मा ही समझने लगती है। तो इसमें हम यही समझते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जनता का महात्मा किस प्रकार दिखाया गया। ये है हमारी श्री भारत माता जी, ये हमारे श्री जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रधानमंत्री। और ये है हमारे गांधी जी, देश के प्रमुख प्रधानमंत्री, सॉरी। और ये है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, यस। और ये सारे आप जिन्हें भी ऊपर देख रहे होंगे स्वर्गवास को जा चुके थे जब तक ये हुआ। ये हेडगवार जी हैं जो इन्होंने उनके RSS की स्थापना भी की थी बीच में। और ये सारे प्रमुख बहुत अच्छे देशभक्त नेता हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 1922 से 1910 के बीच में जो घटनाएं हुई, उसमें एक घटना थी हमारी चौरी चौरा की घटना। तो गाइस अब ये है आपका स्टडी। आज इतना ही हो पाएगा, ये बहुत पेज बाकी है, तो आज ये यहीं तक हो पाएगा। चलिए अब हम बस चोरी की घटना बता रहे हैं। ये घटना हुई थी, चलिए एक चोरी चोरा की घटना थी, जिसमें इस घटना में, चलिए अब हमारा वीडियो का एंड होने जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगले बार में आपको एक पूरा चैप्टर बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस प्लीज़। तो आप इसके लिए इतनी मेहनत से वीडियोज़ बनाते हैं। सब्सक्राइब, थैंक यू। Z+ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।